गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पूरे हफ्ता जो गया है 13 से 19 मार्च, इस पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर हमने डेली कवर किए हैं उन सभी को रिवाइज करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा था रीच आउट स्कीम जो है ये हमने देखी थी किसके द्वारा शुरू की गई, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। रीच आउट की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच स्कीम। और किस लिए शुरू की गई? टू एडवांस रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द रीम ऑफ अर्थ साइंसेज। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस इस समय कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये जो दिन है हर साल 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 में इसकी थीम रखी गई है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। यहाँ पर हम मार्च के इंपॉर्टेंट डेज जितने हम कवर कर चुके हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसकी थीम थी पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 4 से 10 मार्च के बीच नेशनल सेफ्टी वीक के रूप में ऑब्जर्व किया गया। 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसकी थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 14 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इसकी थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, इसकी थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे और 18 मार्च को वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन हैज रिलीज्ड इट्स लिस्ट ऑफ बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड फॉर 2022। विच इंडियन प्लेसेस आर इंक्लूडेड इन इट? तो इसमें जो है लद्दाख और मयूरभंज, ये 2 इंडियन प्लेसेस को इंक्लूड किया गया है। टाइम्स मैगजीन के द्वारा ये रिलीज़ की गई है। यहाँ पर हम लद्दाख से रिलेटेड फैक्ट्स एक बार देख लेते हैं। वैसे हम कई बार देखते रहते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल जो है शिंकुला पास में, ये BRO के द्वारा बनाया जाएगा। हिमाचल से लद्दाख को जोड़ने का ये काम करेगा। यायासो लेक ये लद्दाख में है और लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। नाइट स्काई सेंचुरी ये भी हमें लद्दाख में देखने को मिलती है। फिर जस्टिस N कोटेश्वर सिंह हैं, ये बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ये लद्दाख के पूगा विलेज में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये कहाँ पर? नुब्रा वैली में सेलिब्रेट किया गया। और रिवा स्कीम ये लद्दाख की स्कीम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लद्दाखी स्टूडेंट्स फॉर अवेलिंग कोचिंग फैसिलिटी। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? इनका नाम है सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये पहली फीमेल हैं जो कि ऑपरेट करेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। शोलापुर स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक इन्होंने ये किया है, चलाया है इसको। और साथ ही ये पहली इंडियन फीमेल ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी 1988 में। ठीक है, इस स्लाइड में फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़ ये मेंशन की गई है, तो आप इसको पॉज कीजिए और आराम से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI? RBI के प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 का टाइटल जो है ये मिला है, इन्हें अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है, इसी के द्वारा शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 ये अवार्ड दिया गया। किस लिए दिया गया? तो कोविड-19 या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हमने देखा है, या फिर जो नॉन बैंकिंग कंपनीज़ हैं वो कोलैप्स होते हुए उनको देखा है। तो ये सारे उठापटक में या इस सारे उथल पुथल में इन्होंने जिस तरह से अपना योगदान दिया है उसके लिए ही इनको ये अवार्ड मिला है। यहाँ पर कुछ और अवार्ड्स हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा इनको पॉज करके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। इंडियन रेलवेज हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग अ नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर? तो इंडियन रेलवे का ये टारगेट है 2030 तक के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और रेलवे मिनिस्टर जो हैं अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। बताया गया है 2 स्टेप्स में ये टारगेट कंप्लीट किया जाएगा। पहला स्टेप जो है दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करना है, जिसमें अ कंप्लीट ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ये किया जाएगा। और फिर दूसरा स्टेप जो है उसमें 2030 तक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के ज़रिए स्टेशंस में और ट्रेन में पावर पहुंचाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कुछ और
टारगेट्स दिए गए हैं तो एक बार इनको देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 2047 सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेट किया जाएगा भारत के द्वारा, ये भारत का टारगेट है। फिर उसके बाद 2023 तक एलिमिनेट काला आजार फ्रॉम इंडिया। 2025 इंडिया एम्स टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025। 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करने का टारगेट है। 2038 तक जर्मनी का टारगेट है टू कट ऑल कोल पावर प्लांट्स। 2047 भारत जो है ये 26 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएगा। और भारत का खुद का एम देखें, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना हमारा टारगेट है 2025 तक, और 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी 2033-34 तक। 2070 तक हमारा टारगेट है नेट ज़ीरो एमिशन का। नेक्स्ट यहाँ पर रेलवे जोन और हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, विच कंट्री हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूएन्स लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। ये कंट्री है भूटान। अब जब हम डेली करंट करते हैं वहाँ भी मैंने बताया था कि ग्रेजुएशन का मतलब ये नहीं है कि यूनाइटेड नेशन कोई ग्रेजुएट डिग्री देता है। ग्रेजुएट का मतलब है कि जो भी कंट्रीज़ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होती हैं, उन कंट्रीज़, जब वो कंट्रीज़ उस लीस्ट डेवलप टैग से बाहर आ जाती हैं, तब उसको माना जाता है कि ये कंट्री ने ग्रेजुएट कर लिया है। ग्रेजुएट होना मतलब क्या होता है, एक कदम आगे बढ़ना, है ना। तो वही है, भूटान जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल था विद अदर कंट्रीज़, जैसे कि दोहा, कतर है, या फिर हमारे एशिया में देखें तो अफ़गानिस्तान भी उसी में शामिल होता है, नेपाल, म्यांमार, इन तरह की कुल 46 लगभग कंट्रीज़ भूटान को इंक्लूड करके हैं। तो उस लिस्ट में शामिल था भूटान, लेकिन अब उसको उस लिस्ट से बाहर कर दिया जा रहा है, तो अब लीस्ट डेवलप्ड उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छी पॉजिटिव खबर है ये जो एलडीसी लिस्ट है इसमें भूटान शामिल हुआ था 1971 में और अब बाहर आ रहा है, तो इसीलिए उसको इस तरह से बोला जा रहा है कि ग्रेजुएट हुआ है यूएन की लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से। यहाँ पर भूटान के बारे में फैक्ट्स दिए हुए हैं, हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस कोऑर्डिनेटर फॉर ताजिकिस्तान। ये हैं KR पार्वती, और यहाँ पर इनका पूरा नाम भी है कविल मैडम रामासामी पार्वती। इनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस कोऑर्डिनेटर फॉर ताजिकिस्तान बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल कतर। ये यूएन की प्रीवियसली मतलब पहले यूएन की मेंबर भी रह चुकी हैं, और इन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में अपना इम्पॉर्टेंट रोल भी निभाया है इन कंट्रीज़ लाइक टर्की एंड अफ़गानिस्तान। यहाँ पर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स दिए गए हैं जो जो अभी रिसेंटली किए गए हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली फूलदेई उत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विधानसभा भवन ऑफ विच स्टेट। तो ये जो उत्सव है फूलदेई उत्सव, ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट करता है द ईयर्स हार्वेस्ट एंड कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। और इसके अलावा कुछ और फेस्टिवल्स भी हैं यूके में, जैसे कुंभ मेला, बसंत पंचमी, बैले एंड हरेला, होली, मकर संक्रांति, काले कौआ या फिर घुघुटिया इसको बोलते हैं, फूलदेईज, और गंगा दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA जो है, इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं दीपक मोहंती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये RBI के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, और PFRDA के मेंबर थे, अभी इनको चेयरमैन बनाया जा रहा है। OneWeb will launch 36 satellites with which organization for low orbit connectivity। इसका आंसर होगा इसरो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। OneWeb is now targeting its launch 18 which will see deploying 36 satellites with ISRO। ये लॉन्च जो है कहाँ से किया जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। When is National Vaccination Day celebrated every year? नेशनल वैक्सीनेशन डे ये हर साल 16 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है to acknowledge and appreciate the hard work of frontline healthcare workers to ensure the vaccination of every child। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं रिलेटेड वैक्सीन से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था मिशन इंद्रधनुष 2014 में टू इंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन विद ऑल अवेलेबल वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम 2023, ये जो साल चल रहा है, यही साल भारत का एक टारगेट है
टू इराडिकेट ऑफ मीजल्स एंड रूबेला। Kermadec Island is in news. It is an island of which country? तो ये जो केरमाडेक आइलैंड है ये न्यूजीलैंड का आइलैंड है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर किस लिए हम इसकी बात करें, क्योंकि यहाँ पर 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एक देखा गया। ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में था। तो आपको याद रखना है किस कंट्री से एसोसिएटेड है ये आइलैंड। फिर हमें कुछ समय पहले करंट अफेयर देखें तो साइक्लोन गैब्रियल जो है ये भी न्यूजीलैंड के कोस्ट पर इसने हिट किया था। न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन है? क्रिस हिपकिंस हैं। यहाँ पर आइलैंड से रिलेटेड आपके लिए फैक्ट दिए गए हैं कुछ। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, वेयर इज द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? इसका आंसर होगा गुआम, यूएसए। सी ड्रैगन एक्सरसाइज यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। मल्टीनेशनल है यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही होंगी, तो सही बात है। इंडिया, यूएसए, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, ये सभी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी गई। ये जो है एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है और 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। एनुअल एक्सरसाइज है। अभी 2023 में इसको यूएसए में ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पर नेवी एक्सरसाइजेज मेंशन की गई हैं। हु अपॉइंटेड एज द न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया? यूएस एम्बेसडर टू इंडिया बने हैं एरिक गारसेटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। और इंडियाज़ एम्बेसडर टू यूएसए ये देखें तो कौन है? तरनजीत सिंह संधू। यहाँ पर यूएस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन्होंने इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन अजय बांगा को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में इनका नाम दिया था। एसी चरने की बात करें, एक इंडियन अमेरिकन है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट एट नासा। फिर अरुणा मिल्लर, ये कौन है? तो मैरीलैंड की पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नासा और इसरो दोनों के द्वारा एक निसार सैटेलाइट पर मिलकर काम किया जा रहा है। तो इसरो को हैंड ओवर कर दिया गया था नासा की तरफ से। ठीक है, मतलब नासा को जितना काम करना था वो कर लिया, उसके बाद इसरो को वो हैंड ओवर किया गया है और अब इसरो अपना काम करेगा, उसके बाद इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी रिसेंटली सिप्री की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सी कंट्री है विश्व में जो आर्म्स का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है या इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है। तो इसमें पता चला था यूएस जो है ये लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है बाय 24% पॉइंट्स। मतलब ये बढ़ गया है। पहले जो था 2013 से 17 के बीच 33% शेयर यूएस का था आर्म्स को एक्सपोर्ट करने में, बेचने में, लेकिन ये अब 2018 से 22 वाले पीरियड में लगभग 40% हो गया है। ठीक है, फिर हम देखें इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, इसमें यूएस की रैंक फर्स्ट आई है, फॉलोड बाय यूके एंड फ्रांस। इंडिया की रैंक इसमें 42nd आई थी। गियानी इन्फेंटिनो इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? तो आप याद करते हैं तो बताइए, ये सारे स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका आंसर होगा फीफा। फीफा की इस समय प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। इन्हें नेक्स्ट टर्म के लिए भी 2027 तक के लिए भी री इलेक्ट किया गया है। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय जियो सिनेमा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो आप यहाँ पिक्चर में किसको देख रहे हैं? ये है सूर्य कुमार यादव। रिलायंस इंडस्ट्रीज बैक्ड जियो सिनेमा हैज़ साइंड अप क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। और इनकी हम बात करें तो 2022 में T20 मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसके विनर भी ये रह चुके हैं। पर चलते हैं, द मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स इंडियाज़ लीगल बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? तो आप लोगों को याद ही होगा, न्यूज़ में अक्सर ये सुनने को मिलता रहता है। इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन है। और अभी हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली यूएस सीनेट ने मैकमोहन लाइन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है एज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और चाइना क्लेम करता है ना कि अरुणाचल प्रदेश उनका है। तो यूएस सीनेट के द्वारा ये बोला गया है, उनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का ही पार्ट है और चाइना का क्लेम जो है वो गलत है।
ये मैकमोहन लाइन जो है ये डिसाइड की गई थी 1914 के शिमला कन्वेंशन के ज़रिए, और इसे अग्री किया था उस समय तिब्बत और ब्रिटिश राज के द्वारा, मतलब इंडिया की तरफ से ब्रिटिश राज था क्योंकि तभी, तो ब्रिटिशर्स के ज़रिए उसको अग्री किया गया था, और चाइना की साइड से तिब्बत ने उसको अग्री किया था। चाइना उसको नहीं मानता है, वो बोलता है दोबारा से डिमार्केट किया जाए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश उनका है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक थोड़ा सा याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैकमोहन लाइन, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी हैं, जैसे दिबांग वैली है यहाँ पर। तो दिबांग वैली आपको पता होगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर दिबांग वैली से होते हुए ही इंडिया में प्रवेश करती है। और भारत में जब ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है उस समय इसे ब्रह्मपुत्रा नहीं बोला जाता है, इसे दिबांग या फिर सिशंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लोंगजू है, फिर असाफिला है, यांगसे रिवर ये भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, फिर दिचू यहाँ पर है। तो ये कुछ लोकेशंस भी याद रखिएगा। यहाँ पर हम थोड़ी बाउंड्रीज देख लेते हैं। डूरन लाइन है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। मैगिनॉट लाइन ये फ्रांस और जर्मनी के बीच। 38th पैरेलल लाइन ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच है। 49th पैरेलल इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। फिर नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच होती है। इंटरनली ऑकस डील्स इज इन न्यूज़, विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन इट। ऑकस डील में इन्वॉल्व कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ठीक है, यहाँ पर देखें हम इसके बारे में, तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस इन्होंने अनवील किया है प्लान टू प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विद कन्वेंशनली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स इन द अर्ली 2030s टू काउंटर चाइनाज एम्बिशंस इन द इंडो पैसिफिक। और ये जो ऑकस है पार्टनरशिप ये की गई है किस लिए, सिक्योरिटी पार्टनरशिप ही है, और इसी के तहत ऑस्ट्रेलिया को अब न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन दी जाएंगी यूएस और यूके के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम देखें इस डील के बारे में, तो 2021 में डिफेंस डील हुई थी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। इसका एम है टू हेल्प ऑस्ट्रेलिया डिप्लॉय न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इन द पैसिफिक रीजन। और बेसिकली यूएस और यूके के द्वारा इस तरह की डील्स की जा रही है एशियन या साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि वो चाइना के एम्बिशंस को, जो इंडो पैसिफिक रीजन पे वो अपना दबदबा बना के रखना चाहता है चाइना, उसको ख़त्म करने के लिए ही ये सब किया जाता है। ऑकस इसीलिए साइन किया गया था ताकि ऑस्ट्रेलिया के नेवल पावर को बढ़ाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम कौन है, एंथनी एल्बनीज हैं। यूके के भी नए पीएम हैं, ऋषि सुनक। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर द सी। ये कंट्री है डेनमार्क। इसने क्या किया, CO2 को इम्पोर्ट किया और उसके बाद समुद्र के नीचे दफना दिया। डेनमार्क इनॉग्रेट्स अ प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड 1800 मीटर्स बीनीथ द नॉर्थ सी। ये बना है पहली कंट्री इन वर्ल्ड टू बरी CO2 इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। कैपिटल क्या है डेनमार्क की, कोपेनहेगन है। पीएम है यहाँ के मैटे फ्रेडरिक्सन और करेंसी है यहाँ की क्रोन। What is the name of the cyclone that has caused winds and torrential rain in Malawi and Mozambique? इस साइक्लोन का नाम क्या है, इसका नाम है फ्रेडी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोर देन 100 पीपल हैव बीन किल्ड इन मालावी एंड मोजाम्बिक आफ्टर साइक्लोन फ्रेडी। तो आपको याद रखना है साइक्लोन का नाम क्या है, फ्रेडी है। कौन सी कंट्रीज़ को इसने हिट किया है, मालावी और मोजाम्बिक को। मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुतो और मालावी की कैपिटल है लिलोंगवे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर है मोजाम्बिक और ये है मालावी, और यहाँ पर जो है मोजाम्बिक चैनल भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ को ही हिट किया है साइक्लोन के द्वारा किया गया है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एस्टिमेट्स कुछ जारी किए गए हैं। एस्टिमेट किस बारे में है, तो भारत में महिलाओं की लिटरेसी रेट के बारे में। इसमें बताया गया है कि आज़ादी के समय भारत में विमेन लिटरेसी रेट ये हुआ करता था 9% और अभी ये हो गया है 77%। वर्ल्ड बैंक ने ये भी बताया कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर 11 में से केवल एक लड़की ऐसी थी जो लिटरेट हुआ करती थी, लेकिन अभी ये काफ़ी बढ़ गया है, जो कि अच्छी बात है। मेल्स का लिटरेसी रेट ये है 84.7%। और केरल जो है यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 92.2%। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2022।
ये जो सम्मान है सरस्वती सम्मान 2022 का शिवा शंकरी को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इनकी बुक है एक सूर्य वंशम, इस बुक के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, 1991 से दिया जा रहा है। और लिटरेरी अवार्ड्स में इसे मोस्ट प्रेस्टिजियस और हाईएस्ट अवार्ड के रूप में देखा जाता है। लास्ट ईयर 2021 का सरस्वती सम्मान मिला था रामदर्श मिश्रा को फॉर मैं तो यहाँ हूँ। Which Indian city has been ranked the 4th most polluted city in the world? तो ये है दिल्ली, वर्ल्ड की 4th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ये बनी है। इससे पहले की 3 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी हैं? लाहौर है पाकिस्तान में, होटान सिटी ये चाइना में है, और भिवाड़ी राजस्थान ये भी इंडियन ही है। 3rd नंबर पर है, 4th पर है दिल्ली। और दिल्ली में PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन कितना देखा गया है? 92.6 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आप ये स्टैटिक में भी पढ़ते होंगे, तमिलनाडु में है ये टाइगर रिजर्व। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्परर्स, इसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में ही शूट किया गया है। नीलगिरी माउंटेन्स तमिलनाडु में पड़ता है। ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है और इसके साथ में RRR मूवी का जो गाना है नाटू नाटू, दोनों को ऑस्कर अवार्ड्स इस बार मिले हैं। यहाँ पर 95th एकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड उसकी विनर लिस्ट दी गई है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सबसे ज़्यादा अवार्ड इसी फिल्म को मिले हैं, कुल 7 अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ब्रेंडन फ्रेजर को फॉर द व्हेल मूवी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिशेल येओ को फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर रहे डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इसी मूवी के डायरेक्टर थे। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट ये रही द एलिफेंट विस्परर। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा नाटू नाटू RRR मूवी का। इसे कंपोज किया है M कीरावनी ने। आप इनको पढ़ लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो ये जो एक्सरसाइज है सिंगापुर और इंडिया के बीच इसको कंडक्ट किया गया है। तो इसका 13th एडिशन इस बार देखने को मिला और जोधपुर मिलिट्री स्टेशन भारत में इसे 13 मार्च को 6 से 13 मार्च में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो कंट्रीज याद रखनी है सिंगापुर और इंडिया। यहाँ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज दी गई हैं। रिसेंटली सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री वॉज इनोग्रेटेड? तो ये जो है सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन इंडिया और भूटान के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। कहाँ बनाया गया? थिम्पू में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान INS-2B। और इसरो का PSLV C-54 रॉकेट जो है इससे इसको नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट रेशम कीट बीमा प्रोग्राम? तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी देखा था। ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड है जिसने रेशम कीट बीमा प्रोग्राम शुरू किया है। यानी कि एक इंश्योरेंस स्कीम है किसके लिए? रेशम कीट पालन जो लोग करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। रिसेंटली समीर खक्कर पास्ट अवे, ही वॉज अ फेमस। ये एक फेमस क्या थे? तो ये फेमस एक एक्टर थे। और अभी रिसेंटली एक प्राइम वीडियो सीरीज़ फर्जी में इनको देखा गया था, तो अगर आपने देखी है तो आप उससे इनको याद रख सकते हैं। और कुछ फिल्मों में भी इनके रोल देखने को मिले, जैसे हंसी तो फंसी, जय हो, पटेल की पंजाबी शादी। हु इज़ द रिचेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन 2023? ये है एडम गिलक्रिस्ट। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये इस लिस्ट में इन्होंने टॉप किया है। टॉप 10 रिचेस्ट क्रिकेटर्स की लिस्ट निकाली गई है 2023 में। कहाँ के प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। इंडिया में अगर हम देखें रिचेस्ट क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं, इंडिया के रिचेस्ट हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड में ये 2nd रिचेस्ट क्रिकेटर हैं। यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट दी गई है। तो AC गिलक्रिस्ट जो है ये नंबर 1 पर है, 2nd पर सचिन तेंदुलकर, फिर MS धोनी 3rd पर है, 4th पर है विराट कोहली, फिर है RT पॉन्टिंग, JH कलिस, फिर नेक्स्ट है BC लारा, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और स्टीव स्मिथ। ये 10 क्रिकेटर हैं टॉप 10 रिचेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। विच म्यूचुअल फंड हैज़ रीब्रांडेड इटसेल्फ एज बंधन म्यूचुअल?
एज बंधन म्यूचुअल बैंक, एज बंधन म्यूचुअल फंड। ये कौन सा है? IDFC म्यूचुअल फंड है, जिसने आपको रीब्रांड किया है बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में। तो IDFC वर्ड जहाँ भी है उसको हटाकर बंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। और द रीब्रांडिंग इंक्लूड्स अ चेंज ऑफ द नेम एंड द लोगो। तो लोगो भी इससे चेंज करके अब ये कर दिया गया है। थर्ड एडिशन जो है मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज का कंडक्ट किया गया। क्या नाम है इस एक्सरसाइज का? ला पेरोल्स। थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फ्रेंच नेम लग रहा है ये, तो बिल्कुल सही है। फ्रेंच नेवी जो है इसके द्वारा इसे कंडक्ट किया गया है। कहाँ पर कंडक्ट किया है? किया गया इंडियन ओशन रीजन में। और मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है तो मतलब कई सारी कंट्रीज़ की नेवी ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानीज़ नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। फ्रेंच नेवी के द्वारा कंडक्ट की गई। कंडक्ट कहाँ पर? इंडियन ओशन रीजन में। नाम है इसका ला पेरोल्स। और थर्ड एडिशन इसका कंडक्ट किया गया। इंडिया भी इसका पार्ट था। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ये 14 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसे पाई डे के रूप में भी हम जानते हैं। थीम 2023 में रखी गई है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। मार्च 14 जो है ये पाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मार्च कौन सा महीना है? तीसरा है। और 14 यानी कि 14 पाई की वैल्यू होती है 3.14। और साथ ही इट ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च को ही एक और दिन भी सेलिब्रेट करते हैं, ये है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। ठीक है, तो 14 मार्च के 2 दिन हो गए, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनेशनल डे मैथमेटिक्स के लिए। नेशनल मैथमेटिक्स डे ये कब होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2023? फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये कौन रहे हैं? इनका नाम है हैरी ब्रूक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और फीमेल कैटेगरी में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर, एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया की हैं, हैरी ब्रूक इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ये दोनों रहे हैं। एशले गार्डनर को ये अवार्ड मिला है या फिर इन्हें रिकॉग्निशन जो मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी का, तो इन्होंने वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 जो साउथ अफ्रीका में हुआ उसमें जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई उसी के आधार पर इन्हें चुना गया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं 2022 और 23 में। तो फेब का तो हमने अभी देखा ही। जनवरी का देखें तो शुभमन गिल थे इंडिया के और ग्रेस स्क्रीवेंस ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ये दोनों रहे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी। 2022 में यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो अगस्त में सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के और ताहिला मैकग्रेथ ऑस्ट्रेलिया की, ये दोनों थे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। सितंबर 2022 मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के, हरमनप्रीत कौर इंडिया की। अक्टूबर 2022 विराट कोहली और निदा दर ये पाकिस्तान की हैं। नवंबर 2022 में बात करें तो जॉस बटलर इंग्लैंड के और सिद्रा अमीन पाकिस्तान की, इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। और दिसंबर 2022 में हैरी ब्रूक इंग्लैंड और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया। तो दिसंबर में भी यही दोनों प्लेयर थे और अभी फेब में भी इन्हीं दोनों प्लेयर्स को चुना गया है। विच कंट्री रिमेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर फॉर 5 years? 5 साल से दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट किस कंट्री ने किए हैं? तो अगेन ये इंडिया ही है। ठीक है, ये 5 साल कब से? पहली बात तो ये रिपोर्ट जो है कौन निकालता है? सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है और 2018 से 22 तक का इसमें डेटा दिया गया है कि इस टाइम के बीच में इन 5 सालों में कौन सा देश रहा है जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर रहा है आर्म्स का। और इन 5 सालों में ऐसा देखा गया है कि हालांकि भारत का आर्म्स इंपोर्ट जो है कम हो गया है, 11% अभी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी नंबर 1 पर भारत बना हुआ है। अब कम होने के कुछ रीज़न भी बताए हैं, जैसे कि हम अभी इंडिजिनसली डेवलप करने पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं ना, मेक इन इंडिया पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक कम हुआ है। सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्वीडिश थिंक टैंक है ये, इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सिप्री ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022 रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट का पूरा नाम है। इसमें बताया गया है कि 2018 से 22 के पीरियड में देखिए, 5 साल के पीरियड में, तो इंडिया रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर, फॉलोड बाय सऊदी अरब एंड
कतर, तो इंडिया फर्स्ट पर है, सेकंड सऊदी अरब, थर्ड कतर। भारत में सबसे ज़्यादा आर्म्स किसने एक्सपोर्ट किए हैं? तो भारत के लिए इम्पोर्टर लार्जेस्ट रहा है रशिया, पहले भी यही था, अभी भी रशिया ही है, हालांकि इसका शेयर जो है वो कम हो गया है। पहले हम 64% आर्म्स रशिया से खरीदते थे, अभी ये 45% हो गया है। मज़े की बात यह है, फ्रांस जो है यूएसए को पीछे छोड़कर सेकेंड नंबर पर आ गया है, जो इंडिया को आर्म्स इम्पोर्ट करता है, मतलब इंडिया को आर्म्स सप्लाई करता है। फ्रांस का शेयर है 29% और यूएस का शेयर है 11%। तो ये हो गया भारत में जो भारत के लिए आर्म्स के सप्लायर्स जो हैं सबसे बड़ा है रशिया, फिर फ्रांस, फिर यूएस। अगर हम ओवरऑल देखें वर्ल्ड के टॉप मोस्ट मिलिट्री एक्सपोर्टर कौन है, तो यूएस है। ये यूएस का शेयर बढ़ गया है, पहले ये शेयर 33% था यूएस का, अभी बढ़ के कितना हो गया 40%। सेकंड पर है रशिया, रशिया का शेयर कम हुआ है, पहले लगभग 22% ये शेयर हुआ करता था, अभी 16% पर आ गया है। फिर फ्रांस है 11%, चाइना 5.2% और जर्मनी 4.2%। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान है 8th नंबर पर, ठीक है, जैसे भारत फर्स्ट है, सऊदी अरब सेकंड नंबर पर है लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स। तो पाकिस्तान है 8वें नंबर पर, और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आर्म्स का सप्लायर कौन है, तो वो चाइना है। चाइना की वजह से पाकिस्तान के पास इतने आर्म्स हैं और 8th नंबर पर ये है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, थर्ड दिव्य कला मेला इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? थर्ड दिव्य कला मेला, इसको इनॉग्रेट किया गया भोपाल में, कुछ समय पहले मुंबई में भी इनॉग्रेट हुआ था ये। एमपी के गवर्नर जो हैं मंगू भाई पटेल, इन्होंने इनॉग्रेट किया थर्ड दिव्य कला मेला एट भोपाल। इसमें पूरी कंट्री से, अलग अलग जगह से सामान इसमें लेकर आया गया, फेयर है, मेला है, तो इसमें गुड्स यहाँ पर शोकेस किया जाएगा, लगाया जाएगा, एग्जीबिशन की तरह होगा। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पर अगेन कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच सिटी? तो ये वाला जो इनिशिएटिव है इसे नागपुर में शुरू किया गया है। जो नोटिफिकेशन है इसके लिए 144 CRPC इसको इशू किया गया है। नागपुर पुलिस इसे इम्प्लीमेंट करेगी, इन्फोर्स करेगी स्ट्रिक्टली, और नागपुर में पब्लिक प्लेसेस पर बेगिंग अलाउ नहीं की जाएगी। ये एक तरह का जॉइंट वेंचर है नागपुर सिटी पुलिस और नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिसके तहत नागपुर को बेगर फ्री सिटी बनाया जाएगा। विच मेट्रो बिकेम फर्स्ट इन कंट्री टू एक्सेप्ट ई-रूपी फॉर पार्किंग फी? ये है कोची मेट्रो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को प्रमोट करने के लिए इसको कोची मेट्रो के द्वारा दिया गया है। डिजिटल करेंसी जो है ये टाइप ऑफ करेंसी ही है, फिएट मनी है, बस ये हमें भौतिक रूप में नहीं मिलती है, ये डिजिटली ही अवेलेबल होती है, लेकिन जैसे सेंट्रल बैंक नोट्स जारी करता है से बिल्कुल उसी तरीके से वो जो डिजिटल करेंसी है उसको भी जारी किया जाता है। तो कोची मेट्रो पहली है जिसने CBDC को एक्सेप्ट किया है, पहली मेट्रो है इस तरह की, और ये प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इन एसोसिएशन विद IDFC फर्स्ट बैंक पार्टनर्ड विद अनंतम ऑनलाइन, अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। हु इज़ द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IBA वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? इसके महिंद्रा ऑटोमोटिव, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने साइन किया है SUV मैन्युफैक्चरर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को एज इट्स टाइटल स्पॉन्सर फॉर दिस चैम्पियनशिप। 2 प्लेयर्स हैं यहाँ पर, MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर, इन दोनों को इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है, इस चैम्पियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर्स। इवेंट जो है कब होने वाला है, तो 15 मार्च से 26 मार्च के बीच ये इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, शेड्यूल किया गया है। IBA के प्रेसिडेंट कौन है? उमर क्रेमलेव हैं। इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 1946 में, हेडक्वार्टर्स है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और स्पॉन्सर्स देख लेते हैं। IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में टाटा के पास इसकी स्पॉन्सरशिप थी। विमेन प्रीमियर लीग की भी स्पॉन्सरशिप टाटा के पास ही है। FIFA 2022 की स्पॉन्सरशिप बायजूस के पास है। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स की स्पॉन्सरशिप ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास थी, और 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्पॉन्सरशिप स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA के पास है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज टू बिगिन इन
विच सिटी, तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में इसको शुरू किया गया। एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 14 मार्च with a focus on India's civilizational connect with the Shanghai Cooperation Organization's nation। ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने और इसका एम है टू रीस्टेब्लिश ट्रांस कल्चरल लिंक्स एंड सीक आउट कॉमनैलिटीज बिटवीन बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड द एससीओ कंट्रीज। यहाँ पर दी गई हैं 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स। तो पहली देखते हैं कौन सी है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हमें देखने को मिली 400 BC में राजगृह में, और सत्तपानी केव में ये देखने को हमें मिली थी। ये जो काउंसिल हुई इसे प्रिजाइड किया महाकश्यप ने, और इस समय किंग कौन थे? अजातशत्रु थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इसे। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 383 BC में वैशाली में, इसे प्रिजाइड किया सबाकामी ने, और किंग इस समय कौन थे? कालाशोक थे। This council settled down the disputes on the Vinay Pitak and Code of Discipline। फिर तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिली 250 BC में एट पाटलिपुत्र। इस समय किंग थे अशोक और प्रेसिडेंसी किसके पास थी? मोगलीपुत्र थे। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, इसे प्रिजाइड किया था। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 72 AD में। कहाँ पर हुई? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस समय कुषाण किंग कनिष्क थे राजा, और ये जो है वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और इनकी हेल्प की थी अश्वघोष ने। ठीक है, ये चारों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। हु इज अपॉइंटेड एज इंडिया एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट। इनका नाम है श्रेया घोधावत। इनको बनाया गया इंडिया एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट। ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एक स्पेशल इनिशिएटिव फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे टाइटल्ड एम्ब्रेस इक्विटी। इसका एम है टू एम्पलीफाई द वॉइसेस ऑफ वुमेन अराउंड द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और साथ ही में ये कैंपेन सपोर्ट करता है द रोल ऑफ वुमेन इन एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन, और इसी के तहत इंडिया एम्बेसडर शी चेंजेस क्लाइमेट बनी है श्रेया घोधावत। Which team qualified for World Test Championship 2022-23 फाइनल। तो भारत है जिसने क्वालिफाई किया है, मतलब भारत जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल पर पहुंच गया है। फाइनल मैच जो होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। अभी रिसेंटली जो 4th बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें भारत जीता था 2-1 से, तो उसी के साथ फाइनल में पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल WTC फाइनल ये होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 से 11 जून 2023 को एट ओवल इन लंदन। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है योगा महोत्सव 2023। कहाँ पर? नई दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में 13 से 15 मार्च के बीच ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी कि आज इसका दूसरा दिन है। ये योगा महोत्सव क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये एक इवेंट के तौर पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टू कमेमोरेट 100 days काउंट डाउन टू द 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून को होता है और 100 दिन बाद अब होने वाला है, तो ये 100 दिनों के काउंट डाउन के तौर पे अब इसको शुरू कर दिया गया है। मास योगा डिमॉन्स्ट्रेशन विल टेक प्लेस इन 100 प्लेसेस इन दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन NCR, दिल्ली NCR में, टू सेलिब्रेट द काउंटडाउन। तो ये आपको याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री है? आयुष मिनिस्ट्री है। विच सॉन्ग वन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट ऑस्कर 2023। तो ये जो गाना है धूम मचाई हुई है इसने हर जगह, आपको पता ही होगा अच्छे से, आप हर जगह सोशल मीडिया पर इसको देख रहे होंगे। नाटू नाटू है जिसे मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड ऑस्कर्स में। पहला इंडियन फिल्म सॉन्ग है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। कौन सी मूवी का है? RRR का। कंपोज इसे किया है MM कीरावनी ने। लिरिसिस्ट हैं चंद्र बोस, और इस सॉन्ग ने आपको पता ही होगा कुछ समय पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है, मतलब उस अवार्ड्स में भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। एशियन खो खो चैंपियनशिप ये कहाँ पर कंडक्ट होगी? तो असम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन विल बी हेल्ड एट बक्सा डिस्ट्रिक्ट इन असम। ऑर्गेनाइज कौन करेगा? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद द असम खो खो एसोसिएशन एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन गवर्नमेंट। और इसमें भारत के साथ ही 12 कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं।
यहाँ पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और चैंपियन। विच रेलवे जोन अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एंटायर ब्रॉड। तो ये है हमारा सेंट्रल रेलवे जोन, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इसका हो गया है ऑन ऑल ब्रॉड गेज रूट ऑलमोस्ट 3825 किलोमीटर्स। लास्ट जो नॉन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन बचा हुआ था सेंट्रल रेलवे का, वो था औसा रोड लातूर रोड ऑन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑन सोलापुर डिवीज़न। तो इसको भी फरवरी 2023 में इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया और इसी के साथ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव इसने कर लिया है। क्या इससे फ़ायदा होगा? तो ये हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ 5.204 लाख टन्स every year and also saves 1,670 crores annually. Who became first to take 50 wickets by bowling the fewest balls for India? सबसे कम बॉल्स पर 50 विकेट्स लेने वाले कौन बन गए हैं पहले? तो ये हैं अक्षर पटेल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सेकेंड इनिंग चल रही थी भारत की, उसके दौरान ही इन्होंने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड किया और उसी के साथ ही बन गए इस तरह के पहले प्लेयर। इस विकेट के साथ ही अक्षर हैज़ बिकम द बॉलर टू टेक 50 विकेट्स बाय बॉलिंग द फ्यूएस्ट बॉल्स फॉर इंडिया। इनसे पहले ये रिकॉर्ड जो है 50 विकेट्स का, ये था जसप्रीत बुमराह के पास में। अक्षर पटेल ने अपना 12th मैच खेला है और इसी में इन्होंने ये बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है, अपने नाम कर लिया है। विच बैंक ऑफ USA हैज़ कोलैप्स्ड रिसेंटली? कौन सा सिलिकॉन वैली बैंक है? बाकी ये सिलिकॉन वैली बैंक है। अभी इसके बारे में बात करें, कैलिफोर्निया बेस्ड ये बैंक है, 1983 में स्थापित हुआ था। और ये बैंक ना सेविंग बैंक से ज़्यादा ये इन्वेस्टर्स से चलने वाला बैंक है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पर पैसा जो पूरा करते हैं ना इस बैंक में, इन्वेस्टर्स के ज़रिए होता है और फिर टेक इंडस्ट्री में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले लास्ट वीक हमने देखा सिल्वर गेट बैंक, ये जो है कोलैप्स हो गया था। और सिलिकॉन वैली बैंक जो है ना, ये 16th बिगेस्ट बैंक है US में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया स्ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडाईमान वन विच मेडल इन दोहा। दोहा में ISSF चैंपियनशिप जो हमें देखने को मिल रही है, इसमें कौन से शूटर हैं? ये पृथ्वीराज हैं। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ये आपको याद रखना है। एट द ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 दोहा कतर में हो रहा है। ये ब्रॉन्ज मेडल तो जीता है भारत के पृथ्वीराज ने। गोल्ड किसने जीता है? तो ये टर्की के हैं ओगुजन तुजुन। और मैथ्यू जॉन ने जीता है इसमें सिल्वर मेडल। ये यहाँ पर है ना, ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन एट टोक्यो 2020। टोक्यो 2020 जो हुआ था उसमें इनको ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। अभी ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में इन्होंने सिल्वर जीता है। और भारत में हमने देख ही लिया, ये ब्रॉन्ज मेडल पृथ्वीराज ने जीता है। इट वाज इंडियाज़ फर्स्ट मेडल एट द ऑन गोइंग ISSF वर्ल्ड कप। ISSF की बात हो रही है यहाँ पर, तो हेडक्वार्टर है इसका म्यूनिख जर्मनी में। प्रेसिडेंट है इस समय व्लादिमीर लिसिन। 1907 में स्थापना हुई थी। सेक्रेटरी जनरल है विली ग्रिल। यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स और किस गेम से वो एसोसिएटेड है ये दिया। हु इज़ अपॉइंटेड एज द चाइनाज न्यू प्रीमियर और प्राइम मिनिस्टर। चाइना में प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर के नाम से भी जानते हैं और चाइना के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए ली कियांग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनसे पहले ली केकियांग थे, इनकी जगह ली कियांग हो गया, तो स्पेलिंग में चेंज आया है बस, और उसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो गए। यहाँ पर न्यू PM और प्रेसिडेंट दिए गए हैं। केम सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर ये बने हैं विराट कोहली। ठीक है, इन्होंने सरपास किया है ब्रायन लारा को, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, टू बिकम द सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट। 89 मैचेस और 104 इनिंग्स में इन्होंने 4,729 रन ये बनाए हैं, स्कोर किए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट एन एवरेज ऑफ 50.84। और इन्होंने ये जो लैंडमार्क है कब अकम्प्लिश किया? तो इंडियाज़ 4th एंड फाइनल टेस्ट ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड 118 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ये एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया है PM मोदी ने, तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और PM नरेंद्र मोदी
ने ये इनॉग्रेट किया है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे 118 किलोमीटर लंबा है ये, मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में ये इनॉग्रेट किया गया है। इसमें लगभग 8,480 करोड़ की लागत आई है और ये रिड्यूस करेगा ट्रेवल टाइम बिटवीन बेंगलुरु एंड मैसूरू फ्रॉम अराउंड 3 आवर्स टू अबाउट 75 मिनट्स। ठीक है, तो ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। मांड्या डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? कर्नाटका में। यहीं पर बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन किया गया है। 118 किलोमीटर लंबा है। 10 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर ऑल फीमेल जजेस who have taken the lead in the fight against social injustice। थीम इस बार ये जो डे सेलिब्रेट किया गया इसके लिए कैंपेन भी एक ऑब्जर्व किया गया जिसका नाम रखा गया विमेन इन जस्टिस, विमेन फॉर जस्टिस। और ये जो दिन है ना 10 मार्च के दिन सेलिब्रेट कब से किया जाता है? तो अप्रैल 2021 में UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसने एक रेजोल्यूशन पास किया था 75/274। इसके ज़रिए बोला गया कि 10 मार्च को डेजिग्नेट किया जाएगा एज इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ साहित्य अकेडमी? तो नए चेयरमैन साहित्य अकेडमी के बनाए गए हैं माधव कौशिक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से हैं ये, हिंदी लैंग्वेज के पोएट और राइटर हैं माधव कौशिक। ये इलेक्ट किए गए हैं एज द न्यू चेयरमैन ऑफ साहित्य अकेडमी। सी राधाकृष्णन को इन्होंने रिप्लेस किया है। और चेयरमैन के अलावा वाइस चेयरमैन भी चुने गए हैं। कुमुद शर्मा जो है, यहाँ भी आप इन्हें देख रहे होंगे, कुमुद शर्मा को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। विच स्टेट विल गेट द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। कंट्री का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर ये बनाया जा रहा है उत्तराखंड के चारधाम यात्रा रूट पर, अबाउट 900 किलोमीटर लॉन्ग। इसके लिए चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं ये हर 30 किलोमीटर पर लगाए गए हैं फॉर प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और स्टेट में जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं वहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ई व्हीकल्स आर बीइंग एनकरेज्ड बिकॉज दे विल रिड्यूस द हार्म टू द एनवायरनमेंट। और इसमें हम देख रहे हैं पहला ये बन गया है स्टेट उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ प्रोग्राम फॉर वुमेन? आरोग्य महिला। आरोग्य महिला प्रोग्राम तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023। हेल्थ प्रोग्राम है तो तेलंगाना के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। टी हरीश राव हैं ये, इनका नाम भी आप याद रखिएगा कभी आ जाएगा तो। और इस प्रोग्राम के तहत टेस्ट वुड बी कंडक्टेड फॉर वुमेन एवरी ट्यूसडे इनिशियली इन 100 हेल्थ सेंटर्स एंड मेडिसिन प्रोवाइडेड टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू सिटी इंडेक्स 2023 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बिलियनियर वुमेन इन इंडिया? इंडिया में बिलियनियर वुमेन अभी हमें ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलती हैं 9। और भारत की कौन सी पोजीशन है? तो 5th पोजीशन है विद ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकांग। मतलब ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में भी 9 फीमेल बिलियनियर्स हैं और भारत में भी। और इसके साथ ही हम 5th पोजीशन पर हैं। नंबर 1 पर है US जहां पर टोटल 92 फीमेल्स बिलियनियर हैं। सेकंड प्लेस पर चाइना है विद 46 बिलियनियर। और हमारे यहाँ पर जो 9 बिलियनियर वुमेन हैं उनमें से सबसे टॉप पर कौन सी हैं? तो सावित्री जिंदल एक इंडियन पॉलिटिशियन और बिजनेस वुमेन है। यहाँ आप इनको देख रहे हैं, ये रही हैं इसमें टॉप पर। इन विच इंडियन स्टेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बीइंग बिल्ट? इसका आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ये बनाया जा रहा है। द प्लेटफॉर्म इज सिचुएटेड एट श्री सिद्धरूधा स्वामीजी हुबली स्टेशन ऑफ कर्नाटका। इट फॉल्स अंडर द साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन। और अभी रिसेंटली ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ग्लोबली। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म इसको रिकॉग्नाइज किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। अगर पूछा जाए कितनी है इसकी कितने मीटर लंबा है ये, तो 1507 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म और लगभग 20 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट डेथ ड्यू टू H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस हैज़ अकर्ड इन विच स्टेट? तो ये जो है रिसेंटली कर्नाटक में देखने को मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट 2 डेथ्स ड्यू टू इन्फ्लुएंजा ए
सब टाइप H3N2 वायरस, 1 ईच फ्रॉम कर्नाटक एंड हरियाणा। तो ये 2 जगहों पर देखने को मिली है और पहली कहाँ पर, कर्नाटक में। और ये नाम भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 82 ईयर ओल्ड हीरे गौड़ा। और बात करिए इन्फेक्शन जो है इस वायरस का, ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, rather than adults and children below 15 are more prone to the viral infection। अभी यहाँ पर देख लेते हैं H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। तो ये सब टाइप है वायरल जीनस इन्फ्लुएंजा वायरस ए, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा। ये H3N2 है, तो इसमें H और N क्या है, H मतलब यहाँ पर देखिए हीमोग्लूटिनिन और N से है न्यूरामिनिडेज। ये दोनों प्रोटीन्स हैं जो देखने को मिलते हैं इस वायरस में, 2 तरह के, मतलब वायरस में कोट इन प्रोटीन्स का होता है, तो इसीलिए ये नाम दिया गया है इसको। एंड इट कैन इन्फेक्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द कंपनी। इनका नाम है रोहित जावा। इनसे पहले संजीव मेहता थे, अभी ये रिटायर हो गए हैं और इसीलिए इनकी जगह पर अब आए हैं रोहित जावा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको पढ़ लीजिए आप, हम तो डेली देखते ही रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, फूमियो किशिदा इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो फूमियो किशिदा जो हैं ये अच्छे से आप जानते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं करेंटली, और ये भारत आ रहे हैं। 2 दिन की इनकी विजिट है, ऑफिशियल विजिट है भारत में, टू एक्सपैंड बायलैटरल कोऑपरेशन विद इंडिया। और जितने भी म्यूचुअल इंटरेस्ट के बायलैटरल और रीजनल इश्यूज़ हैं उन पर बात की जाएगी दोनों कंट्रीज़ के बीच, PM मोदी और PM फूमियो किशिदा के बीच। और साथ ही जो G7 और G20 है इसमें भी ये प्रायोरिटीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। विच स्टेट्स कैबिनेट अप्रूव्ड न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी कौन से स्टेट की कैबिनेट ने अप्रूव की है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इस पॉलिसी का स्पेशल फोकस जो है ये रहने वाला है ऑन अ रेंज ऑफ एस्पेक्ट्स फ्रॉम अ प्लेयर्स फिजिकल फिटनेस ऑफ ट्रेनिंग। और इसके तहत, ये न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे उन्हें स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट चेयर्ड बाय CM योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अप्रूव की है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 की। वीडियो का होता है अंत। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।